हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे और इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वह प्री तथा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा है। साथ ही इस क्लास में हमने कृषि टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कृषि के बारे में देख लिया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया था। इसके पहले की वीडियो में हमने जैविक खेती के बारे में देखा था कि जैविक खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है तथा उसके लाभ क्या हैं। साथ ही यह भी देखा था कि किसानों की समस्या मध्य प्रदेश में क्या है और सरकार द्वारा उसकी दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि एवं सहकारी विपणन क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं, कहाँ कहाँ सहकारी विपणन कितने स्तर पर होता है, यह सभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य टॉपिक होंगे एक दो, वो भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि विपणन। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि कृषि विपणन कहलाता क्या है। कृषि विपणन वह होता है जो कृषि में आवश्यक वस्तुएं होती हैं या प्रारंभ में जो कृषि में सबसे पहले जो कार्य किया जाता है, अर्थात कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं, उगाई जाने से लेके उसे उपभोक्ता तक अंतिम बिंदु तक पहुंचाना ही कृषि विपणन है। तो यह कृषि संबंधी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रारंभिक कृषि उत्पादन बिंदु से अंतिम बिंदु अर्थात उपभोक्ता तक पहुंचाना सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक की प्रक्रिया ही कृषि विपणन कहलाती है और कृषि विपणन संबंधी कार्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। और वह दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है मुख्य कार्य और दूसरा भाग है द्वितीयक कार्य। मुख्य कार्य में क्या क्या है तो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो उत्पादन का एकीकरण। उत्पादन के एकीकरण से तात्पर्य होता है जो कृषि उत्पादन होता है उसके फसल के पकने के बाद उसकी कटाई कर खेतों से खलिहान में बोझा बनाकर बैलगाड़ी या ट्रैक्टर ट्राली से एकत्रित किया जाता है, इसे ही एकीकरण कहते हैं। एकीकरण से तात्पर्य होता है कि इकट्ठा करना। तो जो फसल होती है उसको खलिहानों में एकत्रित करके ट्रैक्टर ट्राली से एक जगह इकट्ठा करना या घर लाना, उसे एकीकरण कहते हैं। परिष्करण या प्रोसेसिंग, इसे इंग्लिश में प्रोसेसिंग कहते हैं। तो फसलों को खलिहान में एकत्रित करने के बाद तथा उसकी नमी सूखने के बाद उसे परिष्कृत किया जाता है। तो कब परिष्कृत किया जाता है? तो जब फसलों की नमी सूख जाती है, इसके बाद उसमें अवांछनीय व अपशिष्ट पदार्थों को निकाल कर परिष्कृत करते हैं। परिष्कृत का मतलब होता है जो उसमें अवांछनीय तत्व होते हैं या अन्य कोई भी तत्व जो कृषि में फसल में मौजूद होते हैं उन्हें अलग करना। नेक्स्ट स्टेप होता है वितरण, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो तैयार कृषि उत्पाद का उसमें संलग्न गतिविधियों के आधार पर वितरण किया जाता है। अर्थात वितरण इस प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से कृषि में गतिविधियां होती हैं, जैसे उनको ले जाके बांटते हैं आदि, इस तरह से वितरण कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीयक कार्य। तो सबसे पहले होता है इसमें मानकीकरण। तो कृषि उत्पाद को जब बोया जाता है एवं उसको खाद्यान्न के रूप में भंडारित करते हैं तो यही प्रक्रिया ग्रेडिंग कहलाती है। पैकेजिंग किसे कहते हैं? तो कृषि उत्पाद को भंडारण हेतु या विक्रय करने हेतु प्लास्टिक या सुतली की बोरियों में पैकिंग करते हैं, उसे ही पैकेजिंग कहते हैं। पैकेजिंग का सामान्य अर्थ ही है पैकिंग करना, कृषि उत्पाद का पैकिंग करना। परिवहन व्यवस्था या वाहन व्यवस्था। तो खेत खलिहानों पर कृषि उत्पाद की पैकेजिंग कर उसे घर लाने के लिए तथा या फिर वहीं से जो खलिहान होता है वहीं से सीधे विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी या कृषि व्यापारियों के पास ले जाने हेतु ट्रैक्टर ट्राली या गांव लेवल पे बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है, उसे ही परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि विपणन में रखा जाता है। भंडारण। तो कृषि उत्पाद को भंडारण हेतु अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे भंडार गृह, मिट्टी, लोहे की कोठियाँ। आपने गांव में देखा होगा कि मिट्टी की कोठी बनी होती थी, तो आजकल लोहे की भी प्रचलित है। तो मिट्टी एवं लोहे की कोठियाँ। भंडारण करते समय कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता था जिससे कृषि उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। वितरण करना या विक्रय करना, या वितरण नहीं है, विक्रय करना या बेचना। तो समुचित मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषि उत्पाद को कृषक अपनी इच्छा अनुसार बेचता है, इसे ही विक्रय करना कहते हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि इसे कृषि विपणन के अंतर्गत कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि टॉपिक के अंतर्गत कि कृषि विपणन क्या है। तो कृषि विपणन में 2 प्रमुख कार्य होते हैं और उनमें क्या क्या होता है यह भी हमने देख लिया है। साथ ही कृषि विपणन स्वयं को ही परिभाषित करता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक फसल को ले जाना कृषि विपणन कहलाता है। हम सहकारी विपणन देखते हैं कि सहकारी विपणन क्या है। तो सहकारी विपणन व्यवस्था एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कृषक एवं उत्पादक वर्ग अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित सभी विधियों एवं कार्यों को संगठित रूप से करते हैं। इससे आशय है कि कृषक एवं जो उत्पादक वर्ग होते हैं वह अपनी वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए या आम जनता तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, उसे सहकारी विपणन कहते हैं। सहकारी विपणन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो कृषकों के कृषि उत्पाद के क्रय विक्रय की शक्ति को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य। इसके अलावा अनावश्यक मध्यस्थ को हटाना। अनावश्यक मध्यस्थ मतलब बिचौलिए जो कृषि उपज मंडी में होते हैं, इनके कारण भी फसलों की कम दाम मिल पाता है, तो उनको हटाना और कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना और मूल्यों में स्थिरता लाना भी सहकारी विपणन का प्रमुख कार्य होता है। कृषि विपणन की संरचना कैसी होती है तो इसको देख लेते हैं हम। तो कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ की स्थापना की गई है। तो कृषि सहकारी विपणन के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ, इसे ही इंग्लिश में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं और इसे शॉर्ट में NAFED कहा जाता है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। नेफेड के अंतर्गत ही राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय सहकारी विपणन संरचना गठित की गई है। तो वह त्रिस्तरीय सहकारी विपणन संरचना क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। तो राज्य सहकारी विपणन समिति, यह राज्य स्तर पर एक कार्यशील निकाय है। सेकंड, केंद्र सहकारी विपणन समिति, केंद्रीय, इसका नाम जरूर है केंद्रीय सहकारी विपणन समिति, लेकिन यह जिला स्तर पर या अंतर जिला या जिला व्यापार का कार्य करती है। प्राथमिक विपणन समिति, यह कृषि उपज मंडियों एवं थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती है। तो इन तीनों समितियों का अलग अलग कार्य। मध्य प्रदेश में हम सहकारी विपणन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कृषि सहकारी विपणन को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु एवं प्रदेश के किसानों को समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रदेश में 257 कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं। तो प्रदेश में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? तो 257। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनजातियों के वनोपज को उचित मूल्य दिलाने एवं संग्रहण करने और जनजातियों को बिचौलियों के शोषण से बचाने हेतु भारत सरकार ने 1987 में ट्राइफेड नामक संस्था का गठन किया था। तो ट्राइफेड संस्था कब गठित हुई थी? तो 1957 में हुई थी। किसके लिए गठित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जनजातियों या जनजाति क्षेत्रों में वनोपज का उचित मूल्य दिलाने एवं जनजातियों को बिचौलियों के शोषण से बचाने हेतु गठित की गई थी। इसके माध्यम से वन उत्पादों का विपणन किया जाता है। इस प्रकार से यह सहकारी विपणन था। साथ ही मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन किस प्रकार से है, कौन कौन सी समितियां हैं, यह भी हमने देखा और किस संस्था का गठन किया गया था इसको भी देखते हैं। अब हम इन टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इन टॉपिक को हम समझते हैं कि क्या होता है। तो कृषि जोत किसे कहते हैं, साथ ही फसल चक्र क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य ने कृषि प्रदेश की जनता का जीवन का आधार है, अर्थात मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या होती है उसका जीवन कृषि पर आधारित होता है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। साथ ही मध्य प्रदेश में चना, दलहन, सोयाबीन, तिलहन आदि में अग्रणी राज्य है और यहाँ की सबसे प्रमुख फसल मध्य प्रदेश की गेहूँ है। अब हम देखते हैं कि कृषि जोत क्षेत्र क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में औसतन कृषि जोत का आकार 2.2 हेक्टेयर है। तो कितना आकार है कृषि जोत का? 2.2 हेक्टेयर। और अगर इसको हम प्रति व्यक्ति औसत देखें तो 0.25 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति कृषि जोत क्षेत्र है। कृषि
भूमि का प्रति व्यक्ति दर बहुत कम है, अर्थात प्रति व्यक्ति जो कृषि भूमि है वह बहुत कम है, और जोत का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्र में उत्पादकता काफ़ी कम है। कृषि जोत से तात्पर्य है कि प्रति व्यक्ति के पास या कितनी कृषि भूमि है जो फसल उगाने लायक है, जिसको जोता जाता है और फसलें बोई जाती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जोत वाला जिला सागर है, अर्थात सागर में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का कृषि जोत क्षेत्र है जो 3.6 हेक्टेयर है। तो सागर में कितना कृषि जोत क्षेत्र है? तो 3.6 हेक्टेयर है। जबकि न्यूनतम कृषि जोत आकार वाला जिला इंदौर है। इंदौर कितना है? तो 0.38 हेक्टेयर इंदौर कृषि जोत आकार वाला जिला है। फसल चक्र तो फसल चक्र वह होता है जो वर्ष में 2 या 3 फसलों को उगाया जाता है। एक ही खेत में वर्ष में 2 या 3 फसलों को एक के बाद एक उगाते हैं, इसे ही फसल चक्र कहते हैं। और एक ही फसल को लगातार उगाते रहने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र आवश्यक होता है और बदल बदल के फसलों को उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में फसल चक्र के रूप में उपजाई जाने वाली फसलों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, खरीफ और रबी। लेकिन मध्य प्रदेश में इन्हें अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्यालू। मध्य प्रदेश में स्यालू खरीफ की फसल को कहा जाता है। तो खरीफ की फसल को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो स्यालू कहते हैं। यह फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। स्यालू या खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं तो उनको देख लेते हैं हम। सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, तुअर आदि की फसलें स्यालू फसल या खरीफ की फसल कहलाती हैं। जबकि जो रबी की फसल होती है उसे उनालू कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में रबी की फसल को क्या कहते हैं? तो उनालू कहते हैं, और यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उनालू या रबी की फसल मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं या प्रमुख कौन कौन सी फसलें रबी की फसलें होती हैं? तो गेहूँ, सरसों, चना, मटर, मसूर आदि प्रमुख उनालू या रबी की फसलें होती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रबी एवं खरीफ के मौसम के मध्य में जो टाइम बचता है 1-2 महीने का, उसमें उपजाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसलें कब उगाई जाती हैं? तो रबी एवं खरीफ की फसलों के मध्य उगाई जाती हैं। और जायद फसलें कौन कौन सी हैं? तो तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, ककड़ी एवं हरी सब्जियां जायद फसलें कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कृषि निर्यातक परिक्षेत्र क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात परिक्षेत्र की आवश्यकता क्यों थी। तो मध्य प्रदेश में अगर किसानों की स्थिति में सुधार हुआ होता तो प्रदेश के हालत भी सुधरते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और राज्य में किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने की कोशिश निरंतर की जा रही है। इसी कारण वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की थी कि मध्य प्रदेश में उत्पादित सोयाबीन को चीन देश में निर्यात किया जाएगा, जिससे प्रदेश में खेती के शुभ संकेत देखे गए हैं या कृषकों को इससे प्रोत्साहन मिला है। भारत सरकार का WTO विश्व व्यापार संगठन से वर्ष 2011-12 में अनुबंध होने से कृषि उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे भारत सरकार द्वारा आयात निर्यात नीति 2010-2015, तो किस आयात निर्यात नीति 2010-2015 में एग्री एक्सपोर्ट जोन या कृषि निर्यातक परिक्षेत्र को प्रोत्साहन देने का विशेष प्रावधान किया है। तो भारत सरकार ने किस नीति में किया है? तो 2010-2015 में कृषि निर्यातक परिक्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में भी विभिन्न जिलों को एग्री एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। वह कौन कौन से जिले हैं तो हम उनको देखते हैं। तो जो एग्री एक्सपोर्ट जोन होते हैं उसमें कौन कौन से संबंधित उत्पाद या फसलें उगाई जाती हैं और वह कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम संबंधित उत्पाद देखते हैं। तो आलू, प्याज, लहसुन, इनका चयन एग्री एक्सपोर्टेड जोन में कहाँ किया गया है? तो इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, खंडवा, देवास, नीमच आदि जिलों में
एग्री AEZ के तहत आलू, प्याज, लहसुन का उत्पादन किया जाएगा। धनिया, मिर्च, मेथी, स्पाइसेस, मसाले, तो यह कहाँ पे इन जिलों का चयनित किया गया है? तो गुना, बड़वानी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इसके साथ ही गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है, तो उसमें से भी 2 प्रमुख, शरबती एवं ड्यूरम। ड्यूरम से सूजी एवं पास्ता बनाया जाता है, जबकि शरबती रोटी बनाने का काम आती है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उगाया जाता है गेहूं। साथ ही प्रमुख जिले इसके अंतर्गत चयनित किए गए हैं, तो वह नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, देवास, भोपाल आदि प्रमुख जिले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दाल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, गुना। संतरा, शाजापुर, आगर मालवा में संतरे की खेती को चयनित किया गया है। इसके साथ ही होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा को भी किया गया है। यह इस प्रकार से मध्य प्रदेश में AEZ से संबंधित जिले थे और उनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, तो यह भी हमने देखा था। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि AEZ के अंतर्गत कौन सी फसल नहीं है सम्मिलित। तो एक बार और हम इन फसलों को रिपीट कर लेते हैं कि कौन सी फसल सम्मिलित है। आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्च या स्पाइसी मसाले, गेहूं, दाल, संतरा। केवल इन 5 कैटेगरी की फसलों को ही शामिल किया गया है। यह प्रमुख 5 फसलें ही शामिल हैं। इस प्रकार से यह एग्री एक्सपोर्टेड जोन था और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एग्री एक्सपोर्टेड जोन या कृषि निर्यातक परिक्षेत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख टॉपिक थे। इस वीडियो में हमने पढ़ा कृषि विपणन क्या होता है, सहकारी विपणन क्या होता है, कृषि निर्यातक क्षेत्र क्या है, फसल चक्र कौन सी है, साथ ही मध्य प्रदेश में फसलों को, रबी खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है, यह भी हमने देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम जो 2014 से लेके 2018 तक MPPSC मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे या हम उनको सॉल्व किए हुए पैटर्न में ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।